नमस्कार, गोल्ड स्पॉट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। शुरुआत आज यहां पर सोने और चांदी के साथ ही करेंगे और स्पेशली चांदी के साथ, जहां पर ओवरनाइट चांदी यहां पर 2000 रुपये सस्ती होती हुई नजर आई है। अपने ऑल टाइम हाई से करीबन 8 से 9,000 रुपये अब चांदी में गिरावट देखने को मिली है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी जो 11 साल का हाई था, वहां से 10 से 11% की गिरावट यहां पर चांदी में है। अब यहां से चांदी कहां जा सकती है और यहां पर खरीदारी के क्या मौके हैं, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर यूएस फेड मीटिंग के बाद हमने दबाव अक्रॉस कमोडिटीज आता हुआ देखा है और इसका इम्पैक्ट कच्चे तेल में भी है। यहां से प्राइसेस की क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, ये भी बताएंगे आपको। साथ ही बात करेंगे यहां पर एग्रीकल्चर कमोडिटीज की, मौसम के बारे में तो बताएंगे ही, लेकिन साथ ही साथ जिस तरह की खबर आ रही है कि अब भारत यहां पर चना इंपोर्ट कर सकता है, इसकी डिटेल्स भी आपके समक्ष लेकर आएंगे। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सिल्वर एम्पोरियम के एमडी राहुल मेहता, केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया, और ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे एग्री फार्मर एंड ट्रेड एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सुनील बलदेवा। लेकिन शुरुआत हम सोने चांदी के साथ ही करेंगे। अजय जी, आपको बिलेटेड बर्थडे विशेस। कल आपका बर्थडे था और सबसे पहले क्या आपने सोना चांदी कुछ खरीदा अपने लिए? नमस्कार मनीषा जी, और बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, देखिए, इंडिया में रिचुअल्स होता है, कभी भी अगर हम शादी ब्याह या बर्थडे की बात करें तो कुछ ना कुछ लेना चाहिए। तो डेफिनेटली मैंने चांदी जरूर खरीदी है, और ओके। खरीदने का ऐसा फील भी हुआ। कल जो शाम को सीपीआई के नंबर्स आए और भाव में तेजी आई तो बहुत अच्छा डिसीजन लग रहा था। बट रातों रात जो हमने फॉल देखा तो अच्छा भी है कि वापस मौका देगा चांदी लेने के लिए। तो अगर आपने चांदी ली है तो उससे ही शुरुआत कर लेते हैं। चलिए, नियर टर्म में 24 घंटे में शायद यहाँ पर पैसा नहीं बना, लेकिन आने वाले महीने, 3 महीने, 6 महीने के लिहाज से आप चांदी के प्राइसेस को कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म स्टोरी में कोई चेंजेस नहीं है। जिस ढंग से हम इंडस्ट्रियल डिमांड में जो इंप्रूवमेंट देखा गया है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। डी डॉलराइजेशन, जियोपॉलिटिकल टेंशन, ये सब चलता रहेगा। लेकिन हाँ, टेक्निकली अगर हम दो तीन चीज देखते हैं तो पहला है डबल टॉप फॉर्मेशन। हमने कहीं ना कहीं बनते हुए देख रहे हैं। बार बार में प्राइजेस 30 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा। तो आई थिंक जो बड़ी स्टोरीज थी इंटरेस्ट रेट को लेकर या बाकी फैक्टर्स को लेकर, वो एक बार फिज आउट हो रही है। तो मुझे लगता है एक बड़ी रैली जो हमने पिछले 3 महीने में देखा, मार्च अप्रैल मई में, उसके बाद मार्केट या तो कंसोलिडेट करे या थोड़ा पुल बैक दिखाए। लॉन्ग टर्म व्यू मुझे अभी भी अच्छा लगता है। हाँ, शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि प्राइसेस एक बार 28-20 तक इंटरनेशनल में, जबकि डोमेस्टिक मार्केट में मे भी पॉसिबल है कि 85-86 तक का एक छोटा एक पुल बैक दिखा दे, सस्टेन नहीं करे। बट वहां से एक वापस फ्रेश बाइंग बनती है जो ईयर एंड तक लाख का लेवल डोमेस्टिक मार्केट पे या इंटरनेशनल में $34 का लेवल इजीली क्रॉस कर जाएगा। ऑलराइट, तो तेजी यहाँ पर बरकरार है। आप एक्चुअली अजय, काफ़ी सारी रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि इस साल के अंत तक $32 और अगले साल में हम 35-38 जैसे लेवल्स यहाँ पर बनता हुआ देखेंगे। अगर उसकी कैलकुलेशन इंडियन मार्केट्स के लिहाज से की जाए तो कैसी रह सकती है इस साल और फिर अगले साल के लिए भी? देखिए, ये साल हमने इनिशियली जो टारगेट रखे थे वो 34 के आसपास ही रखे थे। हमने 32.5 तक का जंप, या लगभग हमने 95 कंजर्वेटिव टारगेट रखा था और लाख हमने रखा था ऑप्टिमिस्टिक रखे। बट मुझे लगता है कि थोड़ी रिवाइज करने की जरूरत है। डेफिनेटली ये साल के अंत तक मुझे लगता है लाख का लेवल आराम से क्रॉस हो जाएगा। लेकिन अगले साल की बात करें तो इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा कि इंडस्ट्रियल डिमांड कैसे मूव करती है, सप्लाई कैसे मूव करती है। बट इन ऑल 38 से $40 तक का लेवल इंटरनेशनल में, जबकि यहाँ पे रुपी फैक्टर इम्पैक्ट ज्यादा दिखा है। हमने देखा काफी रिजिलियंस रुपी रहा है, स्ट्रांग रहा है, तो उसकी वजह से भी हम देखते हैं। तो मुझे लगता है समझो 1,25,000 के आसपास, 1,20 से 1,25 का जो रेंज है कंजर्वेटिवली हम चांदी में देख पाएंगे। बट इन ऑल थोड़ा भी इंडस्ट्रियल बूस्ट मिलेगा जो हमने अभी अप्रैल मई में देखा था चाइना की तरफ से। अब 15-20 दिन से चाइना एकदम ठंडा पड़ा हुआ है, तो उसकी वजह से पूरी बेस मेटल में दबाव था। बट हाँ, अगर कोई साल डेढ़ साल का भी व्यू लेके चलता है तो मुझे लगता है $38-40 इंटरनेशनल में हमारे यहाँ पे 1,20 से 1,25 का लेवल चांदी काफी अट्रैक्टिव, क्योंकि गोल्ड सिल्वर रेशियो अभी भी अपने एवरेजेस जो 10-12 साल का एवरेज देखते हैं हम लोग, उसके मुकाबले काफी ऊपर है। तो मुझे लगता है अगर 68-70 के जोन में भी गोल्ड सिल्वर रेशियो आता है तो कहीं ना कहीं चांदी को अपर हैंड ही रखेगा गोल्ड के मुकाबले। ऑल राइट, तो चाहे वो गोल्ड सिल्वर रेशियो है या फिर जहाँ बाकी की इंडस्ट्रियल डिमांड है, सब तरफ से एज ऑफ नाउ चांदी को यहाँ पर सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। हमारे साथ राहुल मेहता भी जुड़ चुके हैं। राहुल नमस्कार। आपसे भी पहले आपका व्यू चांदी के प्राइसेस पे ही लेना चाहेंगे। मुझे याद है आपने कहा भी था कि एक करेक्शन आती हुई नजर आएगी और उस समय हम यहाँ पर इंडियन मार्केट्स में खरीदारी आता हुआ देखेंगे। अब अपने ऑल टाइम हाई से करीबन 8,000 रुपये चांदी सस्ती हो चुकी है। प्राइसेस आप कहाँ जाता हुआ देखते हैं और किस तरह की डिमांड है? जैसे मनीषा जी, वैसे लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि चांदी के जो लेवल है 86 से 88,000 एक अच्छे लेवल्स में बाइंग बन सकती है। सो जैसे चांदी अभी आज 86 पे 88,294 टच की थी, तो ये लेवल से बाइंग चालू हो गई है। ये लेवल्स पे बाइंग इन्वेस्टमेंट डिमांड भी आएगी और
जिस इन्वेस्टर्स को चांदी में इन्वेस्ट करना है, यहाँ से थोड़ी थोड़ी टुकड़ों में बाइंग, चांदी में बाइंग कर सकते हैं। ओवरऑल लॉन्ग टर्म में चांदी अभी भी स्ट्रांग लग रही है, इंडस्ट्रियल डिमांड आगे जाके भी स्ट्रांग रहेगी, तो प्राइजेस में स्ट्रेंथ काफी रहने वाली है, मगर ये अच्छे लेवल्स आ गए बाइंग स्टार्ट करने के लिए। हम्म। राहुल, एक अगर यहाँ से भी कुछ गिरावट आती है तो कहाँ देखते हैं बॉटम प्राइसेस बनते हुए? जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, 86 से 88 का बैंड आनी चाहिए चांदी, और चांदी में जैसे 88,000 भी आज के आसपास चल रही है, तो नीचे में 86,000 भी आ सकती है, मगर इन लेवल पे अपन छोटे शहरों में बाइंग चालू कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से चांदी अभी भी स्ट्रांग है। राहुल, जैसे आपने कहा इन्वेस्टमेंट डिमांड और इंडस्ट्रियल डिमांड दोनों है। इंडस्ट्रियल डिमांड तो चलिए एक दूसरा यहाँ पर कैटेगरी है, लेकिन जहाँ तक इन्वेस्टमेंट डिमांड है, चांदी की चीज़ों की डिमांड है, आप ऑन ग्राउंड उसे कैसे पिक होता हुआ देख रहे हैं? नहीं, जैसे अभी चांदी की जैसे रेट नीचे आई है, ये लेवल्स पे चांदी की अच्छी बाइंग देखने को मिलेगी हमको। इन्वेस्टमेंट डिमांड ऑल्सो फिजिकल कन्वेक्शन डिमांड भी ये लेवल्स पे अच्छी बाइंग आएगी, क्योंकि चांदी में ऊपरी स्तरों से काफी चांदी करीब 8,000 नीचे आ गई है, और काफी लोग रुके हुए थे कि चांदी नीचे आएंगी तब बाइंग करेंगे, और ये अच्छे लेवल से चांदी को जो रुके हुए हैं चांदी बाइंग करने के लिए। राहुल, किस कैटेगरीज में यहाँ पर बेहतर बाइंग देखते हैं आप इन्वेस्टमेंट डिमांड के लिहाज से? ऑफ कोर्स सिल्वर ईटीएफ्स में यहाँ पर खरीदारी हमने बढ़ते हुए देखी है, लेकिन बाकी जो विकल्प हैं वो टुवर्ड्स फिजिकल बाइंग ही हैं। डिजिटल सिल्वर भी एक और चीज़ है यहाँ पर, लेकिन जहाँ तक फिजिकल बाइंग की बात है जिसमें आप काफ़ी स्ट्रांगली कंट्रीब्यूट करते हैं, किस तरह के नंबर्स हैं, लोग क्या ले रहे हैं, क्या टिकट साइज है? फिजिकल डिमांड में हम लोग ने ये देखा है कि चांदी के बर्तन में काफी अच्छी डिमांड चल रही है, सिल्वर के डिनर सेट्स या फिर चांदी की शादी ब्याह की आगे सीजन में आ रही है, तो वो सीजन्स को देख के चांदी के कंजम्पशन डिमांड काफी स्ट्रांग चल रही है, बर्तनों की डिमांड काफी स्ट्रांग है, पूजा आइटम की आगे फेस्टिव सीजन में डिमांड काफी स्ट्रांग रहेगी। और एक बहुत अच्छी कैटेगरी जो बन के आ रही है सिल्वर गिफ्टिंग की। जैसे जैसे चांदी के प्राइस बढ़ रहे हैं, लोग चाहते हैं कि चांदी के गिफ्ट करो, बिकॉज ये प्रेशियस हो गया। भले वो आइटम छोटी आए, मगर लोग सोचते हैं कि छोटी आइटम में बड़ा फैलावटी वाली चीज बने, तो उसमें गिफ्टिंग डिमांड काफी स्ट्रांग हो रही है। तो हम लोग लास्ट 2 महीने से 3 महीने से हम लोग चांदी की गिफ्टिंग प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे थे, और वो कैटेगरी के अंदर काफी स्ट्रांग डिमांड आ रही है। ऑलराइट राहुल, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली चाहे वो चांदी के डिनर सेट्स हैं, पूजा आइटम्स हैं, लाइट वेट जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर चांदी में काफ़ी बिकने लगी हैं। और जी हाँ, लोगों ने ऑलमोस्ट लाख के प्राइसेस यहाँ पर चांदी में देखे हैं, और जिस तरह के प्राइसेस अभी हैं काफ़ी ल्यूक्रेटिव भी लगते हैं। बहुत शुक्रिया राहुल साथ जुड़ने के लिए और चांदी पर बात करने के लिए। एक सोने का यहाँ पर व्यू ले लेते हैं। कैसे देखते हैं आप गोल्ड प्राइसेस एज ऑफ नाउ अजय, क्योंकि प्रॉफिट टेकिंग तो यहाँ पर भी है, लेकिन उसके बावजूद 2300 के लेवल्स के आसपास के कारोबार? देखिए, मुझे लगता है गोल्ड में बीच में भी हमने देखा था प्राइजेस अच्छी खासी तेजी दिखाकर 23 60 70 चले गया था, तब भी कहा था कि 2400 के ऊपर भाव नहीं जा सकता है एज ऑफ नाउ, क्योंकि ऐसी कोई बड़ी स्टोरी रही नहीं है कि जो 2400 के ऊपर ले जाए। हाँ, बार बार में हम देख रहे हैं कि 2290 2300 के रेंज में मार्केट है। कल का एक इवेंट हो चुका है, तो आई थिंक मार्केट एक कंसोलिडेशन ही लग रहा है। मे बी जब तक अगर ये 23 40 45 का लेवल नहीं तोड़े तो एक करेक्टिव डिप मिल सकता है जो 2280 या 2256 भी दिखा दे। बट आई थिंक कल के इवेंट के बाद मार्केट एटलीस्ट 2 दिन एक कंसोलिडेशन करे, उसके बाद ही नई क्लैरिटी मिलेगी। तो डोमेस्टिक मार्केट में भी कल हमने 72 100 का एक रिजेक्शन देखा है, तो अनलेस अंटिल 72 100 के ऊपर क्लोज नहीं देता है, आई डाउट के नीचे में 70 800 70 900 तक का एक सपोर्ट मिल जाएगा। तो आई थिंक थोड़ा सा एक डाइजीनेस बनेगा, नो डाउट। दैट डजंट मीन्स के लॉन्ग टर्म व्यू शॉर्ट टर्म व्यू कोई चेंज हो गया, क्योंकि लास्ट वीक ही हमने देखा ईसीबी ने जो रेट कट किया है, दैट इज ए इंपॉर्टेंट ट्रिगर कि ये कहीं ना कहीं सभी सेंट्रल बैंक के ऊपर दबाव ला रहा है कि आगे जाके इंटरेस्ट रेट कट करना है, और ये कहीं ना कहीं गोल्ड के लिए सपोर्टिव रहेगा। तो अभी अगले 2 दिन के लिए हो सकता है मार्केट में थोड़ा प्रेशर रहे, थोड़ा सा कंसोलिडेशन रहे, बट आई थिंक एज वी मूव जून के बियॉन्ड देखेंगे तो स्लोली एंड स्टडीली प्राइसेस को सपोर्ट मिलेगा। तो आज प्योरली अगर इंटरडे की बात करें तो मुझे थोड़ा वीकनेस दिख रहा है, जो 71,000 तक का लेवल गोल्ड में दिखा सकता है। ओके, तो खरीदारी की एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर हैं। ऑफ कोर्स नियर टर्म यहाँ पर प्रेशर्स बरकरार रह सकते हैं। अजय, साथ ही मेटल्स को आप कैसे देखते हैं? अब यहाँ पर भी अगर हम स्लाइटली लॉन्गर टर्म की बात करें तो वॉल स्ट्रीट बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस का व्यू यही है कि मेटल्स में आगे जाके तेज़ी देखने को मिलेगी, लेकिन अगर एक नियर टर्म ट्रेडर है वो अब मेटल्स को कैसे अप्रोच करें? फ्रेंकली पूरे बेस मेटल में वॉलिटिलिटी काफी सीवियरली है, बिकॉज एक तरफ हमने देखा चाइना ने जो भी सपोर्टिंग एक्शंस लिए हैं अप्रैल और मई में, वो अब फिज आउट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नो डाउट सप्लाई साइड के कंसर्न जो थे वो प्राइजेस को सपोर्ट कर रहे हैं। हमने चाइना से कुछ माइंस के देखे आउटपुट में, स्मेल्टर्स में जो प्रॉब्लम्स थी वो अब जाकर रिजॉल्व भी हो रही है। तो मुझे लगता है कि जो वॉलिटिलिटी है वो कोई भी क्लियर डायरेक्शन देने के लिए सक्षम नहीं है एज ऑफ नाउ।
बट कॉपर में मुझे लगता है कि बार बार में हम देख रहे हैं 10,000 का लेवल हम तोड़ नहीं पा रहे। कल भी हमने देखा कि 10,000 के ऊपर गया, फिर वापस प्राइसेस नीचे आ गए। मुझे लगा कि कंसोलिडेशन है। अगर हम 2 से 3 महीने का व्यू लेके, डेफिनेटली इंडस्ट्रियल डिमांड के चलते कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, ये 3 कमोडिटी मुझे काफी अच्छी लग रही है। बट टाइमिंग जो वॉल्टिटी है वो सफर करते रहेंगे डे ट्रेड पे। तो आज के लिए मुझे लगता है कि पूरे बेस मेटल पैक में मार्केट जो मॉर्निंग में गैप डाउन हुआ था, ये फर्स्ट हाफ तक नेगेटिव रहेगा। सेकंड हाफ में मार्केट वापस रिकवर करते हुए दिखाई देंगे, जहां पे मुझे लगता है कि कॉपर के अंदर इनिशियली जो कल की गिरावट है, ये सॉरी कल की तेजी का जो आज की गिरावट है, ये खत्म होते हुए दिखाई देगी। जहां पे करीबन 852-53 के करीब बाइंग बन जाएगी। एल्यूमिनियम में भी मुझे लगता है कि 232-233 इज गुड टू बाय। तो थोड़ा बाय ऑन ड्रॉप के लिए वेट कर सकते हैं। ओके, साथ ही साथ एक क्विक व्यू यहाँ पर एनर्जी पर भी लेना चाहेंगे, जहाँ पर गिरावट फिर से बनती हुई नजर आई है। जिस तरह की कल की तेजी थी रह नहीं पाई है, इन्वेंट्रीज बढ़ती हुई नजर आई। सीज फायर पे कॉन्वर्सेशन है, यूएस फेड ने भी जिस तरह का डिसीजन लिया है वो बहुत ज़्यादा इन फेवर नहीं है कमोडिटीज़ के। क्रूड प्राइसेस में करंट लेवल्स पे क्या करें? देखिए, क्रूड में कल हमने काफी अच्छा बाउंस भी देखा, इन लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन भी था, लेकिन इन्वेंट्री जो अनएक्सपेक्टेडली बढ़ा है, ये काफी कंसर्निंग है। सेकेंडली हम देख रहे हैं एक साइकिल बना हुआ है। ब्रेंट भी हम बार बार में देख रहे हैं कि 82, 50, 83 तक जाता है, वहां से एक करेक्शन ले लेता है। तो आई थिंक जो एक रैली जो बना है पिछले 7-8 दिन में, वो अब फिज आउट होता हुआ दिखाई देगा। सीज फायर की जो अपडेट मिडिल ईस्ट से है, वो एक दबाव देगा। नो डाउट एआईए ने आईईए के जो अपडेट्स आए हैं प्रोजेक्शन को लेके, वो थोड़े बहुत सपोर्टिंग जरूर है। बट इन ऑल एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो रहेगा वो हरिकेन सीजन रहेगा। इस बार करीबन 24 हरिकेन ट्रैक्ट है। उसकी वजह से मेंटेनेंस के लिए जो रिग्स बंद होंगे, उसी का सपोर्ट मिलेगा। टाइमिंग एक रैली हो चुकी है बिल्कुल। अगर अगले 2 सेशन की बात करें तो मुझे लगता है कच्चे तेल में थोड़ा दबाव देखने मिल सकता है, जो वापस करीबन 6450 तक का लेवल डोमेस्टिक में, या 80-50 का लेवल ब्रेंट में एक बार दिखा सकता है। बट 2-3 दिन के बाद वापस जो मेंटेनेंस के लिए जो शटडाउन्स रहेंगे, ये कच्चे तेल को सपोर्ट करेंगे। वहीं नेचुरल गैस की अगर बात करें तो यहाँ पे हमने देखा गैसको के प्रोडक्शन में कमी थी, जिसकी वजह से ये रैली अप हुई थी। बट हायर लेवल पे हमने सेलिंग प्रेशर फिर से बनते हुए देख पा रहे हैं। तो टेम्पररी पुल बैक मिल सकता है। वेदर में भी जो चेंजेस हम 22 तारीख से देखेंगे, उसकी वजह से थोड़ा एक कूल ऑफ मिल सकता है। तो दोनों ही काउंटर में अगले 2-3 सेशन में थोड़ा पुल बैक मिल सकता है एनर्जी के अंदर। बट इन शॉर्ट अगर हम देखें, उसके बाद वापस तेजी कंटिन्यू रहेगी। जी हाँ, ऑफ कोर्स हरिकेन सीजन तो स्ट्रांग है ही, और साथ ही साथ माना जा रहा है कि थर्ड क्वार्टर में यहाँ पर एक डेफिसिट भी बन सकता है और तेजी यहाँ पर प्राइसेस में देखने को मिल पाएगी। ज़्यादातर बैंक्स का मानना है कि हम 85 to 95 जैसी रेंज यहाँ पर अगले क्वार्टर में बनता हुआ देखेंगे। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक का समय है। जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर एग्री कमोडिटीज़ की करेंगे। काफ़ी बड़े एजेंडाज यहाँ पर सेट किए गए हैं 100 डेज के लिहाज से। बाजार को काफ़ी उम्मीदें हैं कि एग्री रिफॉर्म्स हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग आता हुआ देखेंगे। लेकिन इस बात साथ में यहाँ पर चने की भी करेंगे, जहाँ पर इम्पोर्ट की बातचीत की जा रही है। पूरी खबर इस ब्रेक के बाद। नमस्कार, और आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। अब बातें हम यहाँ पर दालों की करेंगे, जहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें इन खबर हैं। यहाँ पर भारत सरकार ऑस्ट्रेलिया से चना और पीली मटर इंपोर्ट भी करने की ताक में है। ये खबर ऑफ कोर्स पिछले 4-5 दिनों से, जब से नई सरकार का गठन हुआ है, तब से काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। इन सब पर बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर AFTA के जनरल सेक्रेटरी सुनील बलदेवा हैं। सुनील जी, सबसे पहले तो चने पर ही जानना चाहेंगे। ऑस्ट्रेलिया से जो ये 1 मिलियन टन चना इम्पोर्ट करने की बात यहाँ पर की जा रही है, कैसे देखते हैं आप इसे? जी, हम कई दिन पहले से मैं आपके चैनल में बताता जा रहा हूँ कि चने का जो है हमें इंपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, ऑस्ट्रेलिया से पड़ेगी। लेकिन 1 मिलियन टन चना मंगाना ऑस्ट्रेलिया से मुझे लगता है पॉसिबल नहीं होगा। दूसरा, हमें ये भी देखना होगा कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो शिवराज सिंह चौहान बने हैं, वो जरूर कट करना चाहेंगे इंपोर्ट को और यहाँ का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहेंगे। यहाँ के किसानों का खेती कैसे बढ़े और उनको पैसा कैसे मिले, उनके ऊपर उनका जरूर फोकस होगा। क्योंकि हमने सबने देखा है कि उन्होंने एमपी में कैसे काम किया। एमपी में पहले मूंग नहीं होती थी, आज सबसे बड़ी फसल मूंग की होने लगी है। मसाले नहीं होते थे, तो हम देखते हैं कि मसालों का एक बेल्ट तैयार हो गया है, जहाँ पे हम जीरा और कई धनिया जैसे मसाले जो है हम एमपी में एक बड़े भाग में पैदा करने लगे हैं। सोयाबीन, धान, हर चीज की एमपी में खेती होने लगी है। तो उनका एक विजन जो क्लियर था कि उन्होंने दूसरे स्टेट से भी एमपी में माल नहीं आया और एमपी के किसानों को भाव अच्छा मिले, उसकी तरफ काम किया। चूंकि अब वो पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मुझे लगता है कि उनकी फोकस ये रहेगा कि बाहर से इंपोर्ट नहीं हो और यहाँ के किसानों को कैसे पैदा करने के लिए उत्साहित किया जाए, इसके ऊपर उनका जरूर ज्यादा फोकस रहेगा। तो मुझे लगता है कि जो 1 लाख टन एक 10 लाख टन जो इंपोर्ट करने की बात थी, वो कई दिन पहले की थी। लेकिन अभी चूंकि हमें इस बार की हमें जरूरत है,
इस बार इंपोर्ट जरूर होगा, लेकिन हम कितना इंपोर्ट कर पाएंगे इसमें हमें लगता है कि बहुत सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम केवल 1.25 से 1.5 लाख टन हम अफ्रीका से इंपोर्ट कर सकते हैं। यदि 14 लाख टन की फसल भी ऑस्ट्रेलिया में होती है तो हम 6 से 7 लाख टन इंपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद इंपोर्टर भी इंपोर्ट करने से डरेगा। नवंबर दिसंबर शिपमेंट का माल लेने का मतलब है यहाँ जनवरी या फरवरी में आके यहाँ लैंड होगा, तो जनवरी ऑनवर्ड हमारी चूंकि खुद की फसल चालू हो जाती है, तो उस समय कितने सौदे इंपोर्टर करेंगे, कितने मंगाएंगे, इसके ऊपर भी हमें काफी नजर रखनी होगी। तो मुझे लगता है कि 6 से 7 लाख टन जो हमारी कमी है लगभग, क्योंकि हमने 5 लाख टन पहले बोला मैंने, 5 लाख टन हमने करीबन मटर से कंपनसेट कर लिया, 7-8 लाख टन इंपोर्ट कर लेंगे, 13 लाख टन का हमारा कंपनसेट हो जाएगा। और जो बाकी का कंपनसेट हमें करना है वो भाव का हो गया, क्योंकि जो भाव 52 रुपए 53 रुपए थे जो आज बढ़ के 68-70 रुपए हो गए हैं, तो जो फसल की कमी थी उसको ऑलरेडी कंपनसेट कर चुके हैं। और अभी भी सरकार के पास एक और तरीका है, यदि ज्यादा भाव बढ़ता है तो सरकार काबुली चने पे भी क्या करती है उसको भी देखना होगा। हालांकि काबुली चने पे सरकार शायद इंपोर्ट जल्दी से नहीं खोलना चाहेगी, क्योंकि हम बड़ा मात्रा में काबुली को एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो इस मार्केट को नहीं खराब करना चाहेगी। मटर पे सरकार क्या करती है इस पे भी देखना होगा, क्योंकि मटर अब 0% पे कितने दिन आगे सरकार जो है इसको कंटिन्यू रखती है, इसके ऊपर भी नजर रखती होगी। तो इन सब चीजों को लेके मुझे लगता है कि हमें ध्यान रखते हुए चने का फैसला करना होगा। सुनील जी, जैसे आपने कहा, एक तरफ यहाँ पर आत्मनिर्भरता की बात लगातार सरकार करती आई है, पहली स्टेटमेंट्स में आत्मनिर्भरता कहा गया, और दूसरी तरफ हम यहाँ पर चने के इंपोर्ट की भी बात कर रहे हैं। आप कहेंगे आगे जाकर ये दोनों ही चीजें सरकार को बहुत फाइनली बैलेंस करनी होंगी? कंज्यूमर मिनिस्ट्री का काम होगा प्राइस को कंट्रोल करना, जिसमें प्रहलाद जोशी साहब आए हैं, वो भी बहुत उनका पहले कार्यकाल देखे तो बहुत अच्छा कार्यकाल उनका रहा है। अपनी बातों को मनाने में एग्रीकल्चर मिनिस्टर ज्यादा प्रभावित रहते हैं या कंज्यूमर मिनिस्टर ज्यादा प्रभावित रहते हैं, इसके ऊपर ही सारी पॉलिसी मुझे लगता है कि डिपेंड रहेगी। क्योंकि जब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर में जब काम होती है तो किसके तरफ ज्यादा अच्छे हैं, किसने ज्यादा फील्ड वर्क कर रखा है, उसके ऊपर मुझे लगता है कि ज्यादा निर्भर पॉलिसी रहेगी। इसलिए प्रयास लगाना पॉलिसियों पे अब ज्यादा। सुनील जी, आप जाके अभी मंत्रियों को मिलाए हैं या कोई प्लान है दोनों ही मंत्रियों को मिलने का बहुत जल्द? नहीं, अभी तक मैं दोनों को शुभकामनाएं देने नहीं जा सका हूं, लेकिन मुझे ये पता है कि दोनों मंत्री जो हैं उस पे कौन किस बात पे कौन फील्ड वर्क अपना ग्राउंड वर्क करके आता है, कौन ग्रुप ऑफ मिनिस्टर में अपनी बात को समझा पाता है, उसको देखना बहुत दिलचस्प होगा। बहुत आने वाले दिनों में इसको देखना हमें भी इंडस्ट्री के लिए, आपको एज ए मीडिया देखने के लिए मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इसको क्लोजली वॉच करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। सुनील जी, साथ ही यहाँ पर अगर एमएसपी की बात की जाए तो उड़द और तुअर में ऐसा माना जा रहा है कि इस बार ज़्यादा एमएसपी देखने को मिलेगी। वो एक और चीज़ है जिस पे बाजार की काफ़ी पैनी नज़र है इस वक्त कि सरकार किस ओर यहाँ पर जा रही है, किस तरह से दालों को यहाँ पर डील किया जाएगा। एज ऑफ नाउ बाजार फैक्टर इन कर चुका है कि हम हायर एमएसपी ही देखेंगे। तो जैसे आपने कहा, वो एक बार फिर से वो बात हो जाएगी कि अगर हम लगातार एमएसपी बढ़ाते जा रहे हैं यहाँ पर, तो ऑफकोर्स दालों की भाव कितना नीचे आप खींच पाएंगे, वो भी एक यहाँ पर चीज़ देखने लायक होगी। कैसे देखते हैं आप एमएसपीज को आगे जाते हुए? मुझे लगता है एमएसपी काफी अच्छी है। एमएसपी पे हम सरकार केवल 25% खरीदती है, उसको बढ़ाना चाहिए। जैसे पिछली बार 40% किया था, उसको यदि हमें किसानों को सही में भाव देना है तो एमएसपी पे खरीद कितना परसेंट होती है उस पे फोकस करना चाहिए। ज्यादा एमएसपी बढ़ाने से मार्केट भी खराब होता है, कंज्यूमर पे जो कंज्यूमर तक दाल पहुंचने होती है उसके भी भाव ऊपर हो जाते हैं, इंडस्ट्री पे भी दबाव होता है। तो मुझे लगता है ज्यादा अपने को एमएसपी बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आईएमडी ने पहले ही कह दिया कि मानसून बहुत अच्छा रहेगा और ये प्रिडिक्शन भी है 17 तारीख बाद अच्छी बारिश देश भर में होगी। तो मैं पहले भी आपके चैनल पे प्रे कर चुका हूँ, भगवान से दोबारा प्रे करूंगा कि अच्छा मानसून हो हमारे किसानों पे, हमें पूरा भरोसा है। इतनी पैदावार तुअर और उड़द की कर देंगे, शायद हमें अगली बार ये सोचना पड़े कि हम इनको एमएसपी पे कैसे खरीदी करें और एमएसपी के भाव किसानों को कैसे दिलाएं। चलिए, भगवान करे ऐसा ही हो। जैसे आपने कहा कि काफ़ी विशफुल थिंकिंग है एज ऑफ नाउ, लेकिन फंडामेंटल्स ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड हैं। और आपकी बात सही है, एमएसपी बढ़ाते जाएं वो एक चीज़ है ऑफ कोर्स, लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पर बफर स्टॉक में कितनी खरीदारी कर पाएगी, मौसम एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर देखने को रहेगी। और ऑफ कोर्स मिनिस्ट्रीज अपनी बात यहाँ पर कैसे सामने रखते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग दिन महीने हमारे यहाँ पर सामने हैं। सुनील जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और उन सब पे विस्तार से चर्चा भी करने के लिए। अजय, आप कैसे देखते हैं? खाने के तेल, दालें, सभी जगह प्राइसेस बढ़ते हुए नजर आए हैं।
हम इन्फ्लेशन के नंबर्स भी भारतीय बाजारों में देख रहे थे, वहाँ पर भी फूड में यहाँ पर बढ़त है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फूड प्राइसेस हैं ये भी, चाहे वो प्याज है, खाने के तेल है, दालें हैं, सभी जगह यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है। गेहूं में भी यहाँ पर बढ़त थी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका रिएक्शन फूड इन्फ्लेशन पे, और दूसरा विद इन एग्री कमोडिटीज अगर आपकी यहाँ पर कोई टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हो। बिल्कुल, मुझे लगता है कि वेदर काफी इंपॉर्टेंट है, और जिस ढंग से हम लानिनो में है तो डेट डजन मीन्स कि पानी बहुत अच्छा है, पानी अच्छा है, लेकिन इससे ज्यादा एक्सेस भी हुए हैं तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा ग्लोबल मार्केट में। हम एग्री इन्फ्लेशन की अगर बात करें वो कंटिन्यू बढ़ रहा है, उसका असर इंडिया मार्केट पे भी पड़ता हुआ दिखाई देगा। मुझे लगता है कि एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स से अगर हम बात करें तो हमने रिसेंटली देखा पाम के अंदर भी एक कंसोलिडेशन बना है, लेकिन सन ऑयल में मुझे लगता है कि तेजी और ज्यादा चलती रहेगी। डोमेस्टिक मार्केट पे एनजीडीएक्स पे हमने देखा 930 का लेवल फिर से रीगेन कर गया है। ग्लोबल फैक्टर्स को देखते हुए मुझे लगता है आने वाले कुछ दिनों के अंदर सन ऑयल के अंदर हम एक अच्छी खासी तेजी कंटिन्यू देखेंगे, जो 970-80 का लेवल दिखा देगा। रिफाइन के अंदर नो डाउट हम 950 से लेके 1000 के बीच में है, बट कुल मिला के जो ट्रेंड हमने अभी तक देखा गया है पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर, तो प्राइजेस के अंदर जो 900 का लेवल था मई में, वो अब क्रॉस करके 960-70 पे आ गया। तो पूरे एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में स्लोली एंड स्टेडीली मार्केट मूव रहे हैं। इनफैक्ट मस्टर्ड के अंदर भी हमने जो रिवीजन आते हुए देखा, उसका एक सपोर्ट, सेंटिमेंटल सपोर्ट प्राइजेस को कंटिन्यू रहेगा। लेकिन अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है मसालों के अंदर अभी भी बनते हुए दिखाई दे रही, जहां पे हल्दी के अंदर रिसेंटली हमने जो एक करेक्शन देखा, उसके बाद एक अच्छी खासी बाइंग बनी हुई है। प्राइजेस 18,000 के ऊपर रिगेन कर गए हैं। 18,000 पे लेके चलिए, 17,400 का स्टॉप लॉस रखिए। इमीडिएट टारगेट तो 19,200 19,400 का है, बट मुझे लगता है एक बार 20 के ऊपर निकलेगी तो और बड़ी तेजी बनेगी। जीरे के अंदर बड़ी तेजी इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि हमारे पास कैरी ओवर काफी अच्छा है और ग्लोबल मार्केट में भी सप्लाई अच्छी है, बट कुल मिला के 26 साढ़े 26 का बेस रहेगा, ऊपर में 28 साढ़े 28 का रेंज रहेगा। धनिया करंट लेवल से काफी अच्छा लगता है, 7450 पे लेके चलिए, 7600 का टारगेट रहेगा। जो छुपा रुस्तम रहेगा एग्री के अंदर वो है कैस्टर, क्योंकि कैस्टर टेक्निकल चार्ट पे एक राउंडिंग बॉटम हम क्रिएट होते हुए देख रहे हैं। प्राइजेस 200 मूविंग एवरेज के ऊपर आने की कोशिश करिए। अगले हफ्ते भर के अंदर हम देखेंगे इसके अंदर एक बड़ा स्पाइक आता हुआ दिखाई देगा, जो 6000 का लेवल कैस्टर में आता हुआ दिखाई दे सकता है। ऑल राइट, तो छुपा रुस्तम और हिडन जन जैसे अजय जी कह रहे हैं, कैस्टर रह सकता है, यहाँ पर खरीदारी करके काम करना चाहिए। बाकी कमोडिटीज़ में उन्होंने रेंजेस बताई ही हैं। बहुत शुक्रिया अजय जी एज ऑलवेज साथ देने के लिए, तमाम कमोडिटीज़ पर स्ट्रैटेजीज भी शेयर करने के लिए। और इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, जब हम लौटेंगे तो लेकर आएंगे इक्विटी मार्केट्स का पूरा हाल।